लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने छोड़ा था वो था नॉवेल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। और नॉवेल्स के अंदर हमने ये देखा था बड़े बड़े जो नॉवलिस्ट थे, जो मेजर नॉवलिस्ट थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और अब जो है ना, वो थोड़े से मैं आपको ज़रा जो एक दो चीज़ें और जो जॉनरा चल रहा था उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जो फैंटेसी वाला एक सिलसिला शुरू हुआ था उसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यकीनन नाम सुने होंगे ड्रैकुला और अ, वो जो है शर्लॉक होम्स, ये नाम आपने यकीनन सुने होंगे। तो ये सारा जो है इसी दौर के अंदर एक फैंटेसी वर्ल्ड वाला काम जो है शुरू हो गया था। और इन सब के साथ-साथ एक और जो बड़ा मज़ेदार सिलसिला था, वो ये था कि ओरिएंटल स्टडीज़ शुरू हो गई हैं। ओरिएंटल स्टडीज़ यानी कि जो मशरिकी हमारी स्टोरीज़ हैं, जो मशरकी लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स कह रहा हूँ, सॉरी, लिटरेचर है, जो ओरिएंट में लिखा जा रहा है, यानी कि ईस्ट के अंदर जो भी लिटरेचर लिखा जा रहा था और जो बड़े-बड़े राइटर्स थे उस दौर के, उनको ट्रांसलेट किया जाने लग पड़ा। और ट्रांसलेशंस जब इन लोगों ने पढ़ी, जो वेस्टर्न्स थे, ज़ाहिर बात है कॉलोनाइज़ेशन की वजह से लिटरेचर जो है वो अब ट्रैवल कर रहा था। और जब इन लोगों ने पढ़ा और उसके फिर इन्होंने ट्रांसलेशंस पहले तो की, और फिर ट्रांसलेशन जो है वो अगर पोइट्री है तो पोइट्री की, राइम्ड वर्स के अंदर ट्रांसलेशन, और इसी तरह जो उनकी स्टोरीज़ हैं, अरेबियन नाइट्स जिस तरह एक स्टोरीज़ हैं, तो वो अलिफ लैला की यानी कि जो दास्तान है, तो उनके अंदर जो सारी स्टोरीज़ थी, और जो वेस्टर्न माइथोलॉजी तो उनको पहले पता थी, जो ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में आ रही थी। लेकिन अब जो माइथोलॉजी आ गई है, इसके अंदर एक तो मैजिकल जो एलिमेंट था वो भी थोड़ा-सा आ गया, ठीक है? जो ओरिएंट के अंदर आपको पता है कि उसका ताल्लुक था, और उसके अलावा जो ये वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका जो दूसरे इलाके हैं, उधर से मैजिक वाला एलिमेंट भी आ गया। फिर उसके बाद जो मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स जो थे इधर के बरे-सगीर के भी, और जो अरब वर्ल्ड है उसके भी, पर्शिया के, तो ये सारा एक लिटरेचर जो है वो अब ज़रा कंबाइन होना शुरू हो गया। अब ये अगर देखें आप, तो यही वो टाइम पीरियड है जब हमारे जिन लोगों को हम बड़े अच्छी तरह जानते हैं, जो बड़े-बड़े नाम मौलाना हाली और इस तरह के, यानी कि हमारे बरसगीर के बड़े-बड़े नाम इस दौर में हम उनको सही तरह जानते हैं। और कहीं पे जो है वो इल्लामा इकबाल हैं, फिर इसके बाद बहरहाल वो तो अगला दौर आएगा। लेकिन क्वीन विक्टोरिया के दौर में वो जो है ना पढ़ रहे थे, और शायद इंग्लैंड भी जा चुके थे, और कायदे-आज़म, ये सारे यानी कि जो लोग थे, पूरा एक ग्रुप जो था, ये सारे पढ़ रहे थे, ठीक है? और जो वेस्टर्न राइटर्स हैं जिन्होंने ये आइडियाज़ पिकअप करना शुरू किए, उनमें जो सबसे पहला एक फैंटेसी, यानी कि इनको राइटिंग्स कहा जाता है, फैंटेसी राइटिंग्स, और या डिटेक्टिव राइटिंग्स। तो फैंटेसी राइटिंग्स में एक नाम जो बड़ा आम तौर पे शायद आपने इसका नाम सुना हो, स्टीवनसन, रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन। और ये बड़ा एक मज़ेदार राइटर है, ठीक है? इम्पोर्टेंट तो नहीं हम कह सकते कि भी उसके बगैर, लेकिन अपने जॉनरा का एक बड़ा इम्पोर्टेंट राइटर है, रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। और इसका एक वर्क है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, अगर आपको यानी कि एन्जॉयमेंट के लिए। वो ख़ैर अभी अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसके नॉवेल्स थे, ये वो नॉवेल्स हैं, अगर आपने बचपन में अगर आप ऑक्सफोर्ड के सिलेबस पढ़ते होंगे, या अगर आप कैम्ब्रिज का पढ़ते होंगे, तो आपको इसके एक्सट्रैक्ट्स जो है वो रीडर्स के अंदर उन्होंने रखे हुए थे, ठीक है? जिस तरह ट्रेयर आइलैंड है, ट्रेयर आइलैंड आप में से शायद कुछ ने बचपन में पढ़ा हो। इसी तरह किडनैप्ड भी एक स्टोरी थी, बड़ी मज़ेदार स्टोरी थी। और कई यानी कि स्टोरीज़ हैं, ड्रैकुला से रिलेटेड हैं, और बड़ी एलिस इन वंडरलैंड, ये आपने जो है ना नाम सुना होगा। तो ये सारा इसी दौर के अंदर सब कुछ लिखा जा रहा है, और एक फैंटेसी लिटरेचर का एक जॉनरा जो है वो एस्टैब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है जी? इसका जो नॉवेल्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, उनके अंदर ट्रेयर आइलैंड है, ठीक है? और इसके अलावा किडनैप्ड है, और जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए ज़रूर, वो मैं उसका नाम लिख देता हूँ, डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाइड। ये आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको कोई फैंटेसीज़ जो है
उनके अंदर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, और शायद आप में से किसी ने पढ़ा भी हो। खैर ये जो राइटर्स हैं ना, इस तरह के जो वर्क्स होते हैं जो फैंटेसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर ये आपका टेस्ट ना भी हो, यानी कि अगर आपको रियलिस्ट पसंद है, रियलिस्टिक नॉवेल्स आप पढ़ते हैं, या आप रोमांटिक लिटरेचर को पढ़ते हैं, या आपको क्लासिक्स पसंद है, हो सकता है कि हर बंदे की अपनी एक चॉइस हो, लेकिन उसके बावजूद आपको थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि व्हाट एल्स इज गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, उसके लिए हमें थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद इसका एक और भी इसके जो है ना वर्क्स हैं, काफ़ी लंबे चौड़े जो है ना काम से लिखे हैं, लेकिन ये सबसे मज़ेदार जो चीज़ें हैं, ठीक है। और एक इसका चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस, ये इनकी राइटिंग्स जो है ना वो आम तौर पे ये बच्चों के लिए हैं, ठीक है। और क्यों लिख रहे हैं बच्चों के लिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो कोई नहीं लिखा गया बच्चों के लिए, क्योंकि इस दौर में स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं अब, ठीक है। और स्कूल्स के अंदर बच्चे भी पढ़ना लिखना सीख गए हैं, और अब उनको जो है ना एजुकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको कुछ रिसाले और छोटी छोटी कहानियाँ, फैंटेसी स्टोरीज, ये सब कुछ उनको दिया जाए, ठीक है। और अगर आप ये उस वक़्त के जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने ये जो है ना वो प्रॉब्लम समझ लिया हुआ था कि स्कूल में और फैक्ट्री में फ़र्क होता है, ये उनको समझ आ गई थी। और उन्होंने नंबर गेम्स और इन सब की तरफ नहीं गई, बल्कि वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए की तरफ गए, ठीक है। और उनके जो टीचर्स हैं, आप उनका देखें, मैथ्यू आर्नल्ड जैसा बंदा उनका स्कूल टीचर है। बाद में शायद यूनिवर्सिटी में चला गया हो, लेकिन शुरुआत उसकी स्कूल टीचर से हुई है। तो इन सब का जो पर्पस था वो यही था कि बच्चों को, जो बिल्कुल ही यंग किड्स हैं, मतलब 7-8 ईयर्स और इसके अबव, तो उनके लिए कोई लिटरेचर जो है वो आप प्रोड्यूस करें, और जो है ना उनको एजुकेट किया जाए। ये ना हो कि प्रेशर स्कूल वर्क का इतना ज़्यादा हो कि उनको स्कूल वर्क के अलावा कोई और किताब पढ़ने की फुर्सत ही ना मिले। आजकल के जो बच्चे हैं, जो बहुत ही लाइक किस्म के बच्चे भी होंगे, आप उनसे पूछ लें, उनको इनमें से किसी फैंटेसी वाली चीज़ों का पता ही नहीं होगा। उनको कोर्स की चीज़ें ज़रूर पता होंगी, लेकिन जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो तो खैर एमए वाले जो हैं उनको भी नहीं पता होगी। खैर उसके बाद जो ओरिएंटल स्टडीज़ के अंदर एक वर्क है, ये आपने ज़रूर नाम सुना होगा, द रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम, ठीक है। उर्दू में तो नहीं पढ़ी होंगी किसी ने, पर्शियन तो शायद आप में से किसी को आती हो, और मुझे बहरहाल नहीं आती। और पर्शियन के अंदर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, और इंग्लिश के अंदर ये ट्रांसलेट की गई थी, और इसे किया था एडवर्ड फिट्जरॉल्ड ने ट्रांसलेट किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 1859 की, ठीक है। 1859 या ईयर इसके आगे पीछे हो सकता है, कोई हो जाए। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एडवर्ड फिट्जरॉल्ड, और इसकी है द रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम। अच्छा, इसके अंदर जो है ना उसने इसका कोई एक इलस्ट्रेटेड एडिशन भी मेरे पास कहीं आया था किसी ज़माने में, तो इलस्ट्रेटेड एडिशन भी इसका मौजूद है, यानी कि उसमें वो दिखाया हुआ उमर ख़याम जो है। और उमर ख़याम आपको पता है कि बहुत बड़ा पोएट था पर्शियन का। उसके बाद एक और जो है ना ओरिएंटल टेल्स के अंदर लाला रुख के नाम से एक जो है ना वो किताब आई, लाला रुख, ठीक है जी। और ये ओरिएंटल टेल्स थी, लेकिन वर्स की फॉर्म में, ठीक है। ओरिएंटल टेल्स हैं लेकिन वर्स की फॉर्म में है, और ये एक लेसर नोन राइटर है जो टॉमस मोर के नाम से। एक तो सर टॉमस मोर है ना, वो शुरू वाला, ठीक है, ये वो नहीं है, ये बाद में आया एक टॉमस मोर। और ये आपको इसलिए मैंने बताया कि हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए या ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए इस तरह का जो है ना वो कोई सवाल हो जाए। तो ये विक्टोरियन एज का टॉमस मोर है, ये भी मैं लिख देता हूँ, विक्टोरियन एज, ठीक है जी। यानी कि आपको अब याद रहेगा कि विक्टोरियन एज का भी एक टॉमस मोर है, और इसने ओरिएंटल जो टेल्स हैं उनके ऊपर काम किया। उसके बाद आ जाता है जी लेविस कैरल। लेविस कैरल बहुत ही मज़ेदार राइटर इस सेंस में है कि इसकी एक स्टोरी जो कि शायद किसी ने पढ़ी ना भी हो, लेकिन आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, और वो है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, जिसका आम नाम लिया जाता है एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है। ये इसका कॉमन नाम है एलिस इन वंडरलैंड, लेकिन पूरा नाम इसका एलिस
एडवेंचर्स इन वंडरलैंड इसका पूरा नाम है। अच्छा, ये भी चले मैं लिख देता हूँ क्योंकि स्पेलिंग वगैरह। और इसके अंदर जो आपको नज़र आएंगी चीज़ें, इनको फैंटेसीज ही कहा जाता है। ये सारी फैंटेसी टेल्स हैं, मतलब ऐसी स्टोरीज जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और जिनके अंदर मैजिक और इमेजिनेशन, इसके अलावा मैथ, ये सब कुछ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। उसके बाद जी डिटेक्टिव स्टोरीज वो भी इस दौर के अंदर आई हैं, और डिटेक्टिव स्टोरीज के अंदर इसकी शुरुआत करने वाला तो अमेरिकन है, एडगर एलन पो, ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरीज का जो ओरिजिनेटर है। और ई ए पो जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना राइटर है। खैर इसको भी हम देखेंगे, अमेरिकन जो मेजर राइटर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो इसकी एक शॉर्ट स्टोरी आपके एमए के कोर्स के अंदर भी है, अगर आपने शायद पढ़ी हो, मैन ऑफ द क्राउड। तो डिटेक्टिव स्टोरीज के अंदर क्या होता है कि कोई एक इवेंट होता है, कोई केस स्टडी आती है, और उसके बाद उसके शर्लॉक होम्स, अगर आपने किसी ने सीजन देखा हो, शर्लॉक एक सीजन भी है शर्लॉक के नाम से, और वो बहरहाल मुझे तो नहीं वो पसंद आया, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है कि डिटेक्टिव स्टोरीज हैं, और ये शर्लॉक जो है ये बहुत ही जनाब एक ज़हीन आदमी है, और जो सर्च करता है, ज़रा ज़रा से उसे क्लूज मिलते हैं, तो वह जाके उनको ढूंढता है। और ये आर्थर कॉनन डॉयल था जिसका ये कैरेक्टर था शर्लॉक होम्स सीरीज या शर्लॉक होम्स स्टोरीज, और ये इसने पब्लिश की हैं 18 यानी कि लेट विक्टोरियन एज से इसने स्टार्ट किया है, और काफ़ी मॉडर्न एज के अंदर भी काफ़ी 1920s 30s तक ये लिखता रहा है। ठीक, शर्लॉक होम्स, ये इसके करेक्ट जो है ना, होम्स नहीं इसको पढ़ लीजिएगा, है तो ये पढ़ देंगे इसे होम्स ही, लेकिन एल भी आता है दरमियान में। अच्छा, शर्लॉक होम्स जो है इसके बारे में आपको जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उन्होंने जो आर्थर कॉनन डॉयल था, इसने एक इमेजिनरी कैरेक्टर ये डेवलप किया था शर्लॉक होम्स। ये कोई ओरिजिनल कैरेक्टर तो नहीं है, ये आम तौर पे लोग समझते हैं शर्लॉक होम्स ही राइटर है। शर्लॉक होम्स राइटर नहीं है, शर्लॉक होम्स एक कैरेक्टर है, और राइटर इसका आर्थर कॉनन डॉयल है, और इसका नाम वैसे सर आर्थर कॉनन डॉयल है। खैर, तो इसने एक जो है ना इमेजिनेटिव ये कैरेक्टर है, लेकिन उसने इसका एग्जैक्ट एड्रेस रखा, और वो एड्रेस क्या था, बेकर स्ट्रीट है ये शायद 95 बेकर स्ट्रीट, अब मुझे एग्जैक्टली मेरा ख्याल है यही है, 95 बेकर स्ट्रीट लंदन, ये इसका एड्रेस था। और अब अगर आप जाते हैं लंदन में, तो बेकर स्ट्रीट के ऊपर आप जैसे ही एंटर होंगे, तो आपको उसके साइन बोर्ड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे शर्लॉक होम्स के, और वो जो 95 या 90 बेकर स्ट्रीट जो भी इसका एड्रेस है, उसके सामने वो उधर उन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है, शर्लॉक होम्स भी आपको नज़र आएगा, और सारा जो भी उसकी डिटेक्टिव स्टोरीज के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारा कुछ उसके अंदर म्यूजियम में उन्होंने रखा हुआ, प्रिजर्व रखा हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं या सोसाइटीज़ हैं, या जो जो अपनी अवेयर हैं अपनी हिस्ट्री से, और अपने जो लिटरेरी राइटर्स हैं या किसी भी तरह के राइटर्स हैं, वो उनके बारे में कंसर्न्ड है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी चीज़ें प्रिजर्व करके रखते हैं, और इतने साल गुजरने के बाद भी, बल्कि कई सौ साल गुजरने के बाद भी चीज़ें उन्होंने संभाली हुई हैं। कई ऐसी चीज़ें कई 100 साल गुजरने के बाद भी उनके पास हैं, ठीक है। और अगर आप जॉन कीट्स को देखें, तो उसको गुजरे हुए देखें हो गए हैं कोई 200 साल तकरीबन हो गए हैं, लेकिन अगर आप उसके जो म्यूजियम उन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पे जाके आप देखें, तो उन्होंने इवन के जो उसकी बिलावड थी फैनी ब्राउन, उसके ड्रेसेस भी संभाल के रखे हुए हैं, और उसने जो गिफ्ट्स दिए थे वो भी संभाल के रखे हुए हैं, और इवन जो उसका बेड है वो एग्जैक्ट उसी कंडीशन में उन्होंने उसे प्रिजर्व किया हुआ है। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जिस ओ टू नाइटिंगेल आपने यकीनन पढ़ा होगा, ओ टू नाइटिंगेल जिस दरख्त के ऊपर नाइटिंगेल ने घोंसला बनाया था अपना, जिसको देख के वो इंस्पायर हुआ और उसने किया, वो दरख्त भी मौजूद है अभी तक। तो अंदाज़ा लगाएं किस तरह जो है ना वो प्रिजर्व किया जाता है। और हमें बार बार यही सुनना पड़ता है कि जी वो जो इलामा इकबाल की सियालकोट में इकबाल मंजिल के नाम से बिल्डिंग है, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है, ज़ियारत में जो कायद उनकी रेजिडेंसी है उसको आग लगा दी गई है, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारे जो मामलात हैं, यानी कि उनको भी नहीं छोड़े जो कि बिल्कुल अनडिस्प्यूटेबल किस्म के लीडर्स हैं, ठीक है, डिस्प्यूटेड हैं लेकिन वो इंटेलेक्चुअली डिस्प्यूटेड हैं, वो कोई
वैसे डिस्प्यूटेड लीडर्स नहीं है, यानी कि उनको कोई जो बड़े शदीद अल्फाज जिस तरह मजम्मत करते हैं वैसे तो कोई भी नहीं करता, उसके बावजूद उनका ये हाल है। तो जिनकी मजम्मतें की गई हैं उनका क्या हालात होंगे, ठीक है। कभी आपने वो सुना है कि जी फैज़ अहमद फैज़ का एक म्यूज़ियम बना हुआ है और वहाँ पे आप जाके उसकी सारी देख सकते हैं। ये अभी ये बड़ी पुरानी बात नहीं है, ये बिल्कुल करीब की बात है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे तो जो बड़े अमीर लोग जो ऐसे लोग हैं, उनके घर भी बिक जाते हैं, ठीक है। जो उन्होंने यानी कि घर बनाया होता है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, उनके मरने के बाद वो घर जो है उनका सेल आउट कर दिया जाता है। और यानी कि उनके बच्चे वगैरह, ज़ाहिर-सी बात है ये स्टेट को ओन करना चाहिए कि स्टेट खरीद ले और उसके बाद वो सारे चीज़ों को प्रिज़र्व करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो ख़ास तौर पे इंग्लैंड है, उन्होंने ट्रस्ट बनाई हुई है। हर जो बड़ा राइटर है, उसके नाम की एक ट्रस्ट है और उसकी ट्रस्ट होने की वजह से वो सारी चीज़ें उसकी प्रिज़र्व्ड रहती हैं और उसका जो लिटरेचर है, जो उसकी रॉयल्टी आती है, उससे वो उनको प्रिज़र्व भी करते हैं। उसके अलावा जो म्यूज़ियम से भी आमदनी होती है, उससे भी प्रिज़र्व होता है। वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, हर राइटर की आपको, जो हर मेजर राइटर है, उसकी आपको वेबसाइट मिलेगी। ये भी एडगर एलन पो का मैंने ज़िक्र किया है, तो एडगर एलन पो की जो वेबसाइट है, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तो वो एडगर एलन पो का जो म्यूज़ियम है और वहाँ पे उनका उसका घर की भी वर्चुअल टूर भी शायद आपको मिल जाए। और उसके अलावा वर्चुअल टूर्स शायद अब सबके आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और वो मे बी इसलिए प्रोवाइड नहीं करते कि फिर वहाँ पे विज़िट कौन करेगा और उन्होंने वहाँ से पैसे भी कमाने होते हैं। यानी कि बहुत बड़ा सोर्स है ये पैसे कमाने का। सिर्फ यही नहीं कि वो प्रिज़र्व कर रहे हैं, साथ ही साथ पैसे भी कमा रहे हैं, इनके रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो ये है तरीका जिससे बहरहाल जो सिविलाइज़्ड नेशंस हैं वो जिस तरह चल रही होती हैं। ख़ैर ये बात हमारी निकली थी आर्थर कॉनन डॉयल से और इसके बाद एक और बड़ा मशहूर राइटर है, मशहूर कैरेक्टर है ड्रैकुला। ड्रैकुला का राइटर का किसी को पता है? ड्रैकुला। और ये एक आयरिश कैरेक्टर राइटर है और इसका नाम है बैम स्टोकर। ब्रैम स्टोकर, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है ना वो ट्रिकी किस्म के पूछे जा सकते हैं। और एक डिटेक्टिव नॉवेल्स के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है द मून स्टोन और ये लिखा है विल्की कॉलिंस ने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, द मून स्टोन जो है ये एक हीरे के बारे में स्टोरी है, ठीक है। और वो हीरा कौन सा है? आप उसको जानते हैं सारे ही, कोहेनूर, ठीक है। और कोहेनूर कौन सा हीरा है? अगर आप में से किसी को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कोहेनूर कौन सा हीरा है। एनीवन? उर्दू लिटरेचर तो कमजोर था, इधर तो हिस्ट्री भी कमजोर हुई पड़ी है। आप लोगों को कोहेनूर का वाकई नहीं पता? यस, एलिजाबेथ के क्राउन में है, लेकिन वो अब म्यूजियम में पड़ा है। तो ये कोहेनूर जो हीरा है ये असल में आया कहाँ से था? ये बरे सगीर से चोरी हुआ था, ठीक है। और ये यहाँ पे था, हीरा यहाँ से निकला था और ये बरसगीर से चोरी हुआ और उसके बाद किस तरह पहुँच गया इंग्लैंड, ये हमें कोई नहीं पता। और इसके मुतालिक डिफरेंट मिथ्स भी हैं, कोई रियल स्टोरीज भी होंगी, लेजेंड्स हैं, बहरहाल स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा कि किस तरह चोरी हुआ और किस तरह चला गया। लेकिन ये बहरहाल पक्की बात है कि वो कोहिनूर इंग्लैंड से तो कहीं से निकला नहीं, उधर तो कौन सी कोई डायमंड माइन है। तो लिया यहीं से गया था, लेकिन उसके पैसे पुसे तो दिए नहीं और वो चोरी करके लेके गए हैं, क्योंकि छुप छुपा के गया कि उसकी कोई वो नहीं है, ट्रेल नहीं है उसका कि ये किस तरह और किस वहाँ भेजा और किस तरह गया। तो बहरहाल ये दरबार से या जो मुगल जो ट्रेजर्स थे उनमें से कहीं से चोरी किया गया और ये लेके वहाँ पहुँच गए। तो ये उसके ऊपर इसने ये स्टोरी लिखी हुई है। और ये बहरहाल अब इस तरह के जो नॉवेल्स हैं ना, ये मूनस्टोन हो गया और एलिस इन वंडरलैंड शायद आपको मिल जाए, लेकिन वो एब्रिज वर्जन में मिलेगा, पूरा उसका वर्जन नहीं मिलेगा। और रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम भी आपको शायद मिल जाए, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा तसव्वुफ़ और ये सारा इसमें इन्वॉल्व है, तो ये शायद आपको मिल जाए। और ड्रैकुला जो है इसके ऊपर तो अब मूवीज़ बनती हैं, इसलिए मूवी अगर आपको कहीं मिल जाए तो आपने शायद आपने देखी हो, बड़ा मशहूर कैरेक्टर है ये ड्रैकुला।
तो ये जनाब हमारी फैंटेसी वाला जो पोर्शन था वो भी हमने इसे कवर कर लिया। ठीक है, ये इसमें से मेरी असेसमेंट ये कि आपको एक दो सवाल वो ज़रूर पूछेगा जो फैंटेसी वाला इसका है एरा का, जो फैंटेसी लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था। अब भी हम चलते हैं पोइट्स की तरफ, और पोइट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं इस दौर के, जो हैं उनमें टेनिसन ही सबसे जो है ना मशहूर है, और एक रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो वो भी मशहूर है, लेकिन वो उस लेवल का अब शायरी उस लेवल की नहीं हो रही कि जिस लेवल के नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं। नॉवल ज़्यादा है और पोइट्री हो रही है, लेकिन पोइट्री उस लेवल की नहीं हो रही। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, और रीजंस क्या हैं उसके एक तो ये रीज़न है कि रीडरशिप जो है वो नॉवल किया है। नॉवल को आप कोई ख़ास मूड बनाना और कोई ख़ास एनवायरनमेंट होना ज़रूरी नहीं है। पोइट्री पढ़ने के लिए आपका एक ज़हन के जो है ना वो क्लियर होना और पुरसुकून होना या और बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, या टेस्ट की बात है। तो उस दौर के अंदर जो विक्टोरियन टाइम है, उसके अंदर नॉवल का एक ऐसा ट्रेंड डेवलप हो गया था कि पोइट्री का कोई यानी कि पढ़ भी नहीं रहे थे। लोग पढ़ते हैं, वो तो होंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो राइटर्स हैं उनका भी ज़्यादा ट्रेंड जो है वो नॉवल की तरफ जा रहा है, और प्रोज राइटिंग भी इसके दौर में बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साइंटिफिक लर्निंग भी है और टेक्निकल लर्निंग भी है। ये सारा कुछ इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व है। दुनिया जो है वो अब तरक्की कर रही है, और मशीन्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और इस मैकेनिकल दौर के अंदर फिर पोइट्री का होना या मेजर पोइट्स का होना वो बड़ा एक मुश्किल सा काम लगता है। तो अल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन एरा का बड़ा एक मशहूर जो है वो पोइट है, और आपको पता है कि ये पोइट लॉरेट भी बना था, और वर्ड्सवर्थ के बाद ये पोइट लॉरेट है। और इसकी जो पोइट्री है विक्टोरियन एरा की, अगर आपने सारी पोइट्री को समराइज करना है तो अल्फ्रेड टेनिसन की पोइट्री जो है इससे कहा जाता है कि बड़ा शानदार पोइट है, अपने दौर का बहुत ही शानदार पोइट है। वर्क्स इसके काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे। इसकी तीन चार चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी पोइट्री के अंदर। एक तो इसकी पोइट्री के अंदर जो थीम है नेचर का, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका नेचर का कॉन्सेप्ट ये है कि नेचर जो है वो कंसोलिंग एलिमेंट भी है नेचर के अंदर, और साथ ही साथ नेचर के अंदर एक वायलेंट एलिमेंट भी है। ठीक है, ये इसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और स्पिरिचुअल फिलॉसफी की तरफ इसकी पोइट्री आपको लेके जाती है, और साथ ही साथ कि इंसान ने नेचुरल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रेस कैसे करना है, और मतलब सोल वाली जो टीचिंग्स है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, जो सोलफुल टीचिंग है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। और अब ये वो वाली नेचर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है जो रोमांटिक वर्ल्ड में शुरू किया गया था, और इसके अंदर आपको इमेजिनेटिव भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इसका जो बेस्ट नोन वर्क है जिसके बारे में क्वीन विक्टोरिया ने कहा था कि इट इज़ ओनली सेकंड टू बाइबल, और वो है इन मेमोरियम। और शायद इसके ऊपर आपसे एक आधा सवाल आ जाए, क्योंकि और बाकी जो इसकी शॉर्ट पोएम्स हैं, और शॉर्ट पोएम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से आपसे फिर पूछते रहेंगे इन मेमोरियम। और ये असल में इसका एक दोस्त था आर्थर हैलम, और उसकी डेथ हो गई एट अ वेरी यंग एज, एट द एज ऑफ 22। और फिर इसने उसके ऊपर जो है ना वो पोएम्स लिखनी शुरू कर दी, और ये जो इन मेमोरियम है ये 130 पोएम्स का सीक्वेंस है, यानी कि इसके अंदर 130 पोएम्स हैं। 130 पोएम्स भी लिख देता हूँ। तो और इतनी वो ज़बरदस्त अंदाज में लिखी हुई हैं कि वर्कमैनशिप भी इसकी नज़र आती है, यानी कि जो इसकी आर्ट है वो भी इसके अंदर बड़ी अच्छी नज़र आती है, और इसीलिए क्वीन विक्टोरिया ने इसके बारे में कहा था कि ये इट इज़ ओनली सेकंड टू बाइबल इटसेल्फ। और एक लाइन उसके अंदर जो जो उसका थीम समझ लें कि एक सेट कर रही है, वो लाइन क्या है? कहता है वन ऑफ द फ्यू इमॉर्टल नेम्स दैट वर नॉट बॉर्न टू डाई, दैट वर नॉट बॉर्न टू डाई। और ये एक बड़ा जो है ना मज़ेदार किस्म का कम्बिनेशन उसने क्रिएट किया। तो ये इसका इस तरह ही दिया जा सकता है, जस्टिस तो नहीं की जा सकती इतने कम टाइम में कि हम पूरे इस पोएट को जो है वो डिस्कस करें। और इसकी अगर आपने एक और मज़ेदार पोएम है द लोटस ईटर्स, ये पोएम जो है ना वो आप लोग जरूर पढ़िएगा, छोटी सी पोएम है और पढ़ी जा सकती है, द लोटस ईटर्स। फिर इसके अलावा ईटर्स है, ये ईटर नहीं है, ईटर्स है, द लोटस ईटर्स, बड़ी मज़ेदार पोएम है ये। और
शायद आप में से बहुत से लोग जो हैं वो इसके साथ एम्पैथाइज भी करने लग पड़े, यानी कि उनको लगे कि ये मेरे बारे में ही पोएम लिखी गई है। तो ये ज़रूर पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा भी आपसे कि किस किस ने ये लोटस ईटर पढ़ी और किस किस ने अपने आप को इसके साथ रिलेट किया। ठीक है, ये भी मैं ज़रूर सवाल पूछूंगा। अब पढ़ लेना, ये ना हो आप लोग पढ़े ही ना। और उसके बाद एक लेडी शैलट के नाम से इसकी एक बड़ी पोएम्स थी। ठीक है, और आइडल्स ऑफ द किंग, ये एक इसका वर्क है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आइडल्स ऑफ द किंग, ये मैं लिख देता हूँ। और ये इसने किंग आर्थर के जो लेजेंड्स थे, ये उस सारा जो स्टोरीज थी ना, उनके ऊपर इसने जो है ये पोएम्स लिखी हैं। ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया कि नेचर के बारे में इसका जो क्या कॉन्सेप्ट है, और इसकी पोएम्स के अंदर भी आपको डिफरेंट थीम्स जो है वो नज़र आएंगे, लेकिन इन मेमोरियम जो है वो एक इसकी स्टैंड आउट करती है इन सब पोएम्स में से, सारे वर्क्स में से। आगे जी, रॉबर्ट ब्राउनिंग को अगर देखें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो एक बहुत ही ख़ास क्वालिटी है, ये आप लोगों को यकीनन पता होगी, आपने बीए के अंदर इसकी पोएम पढ़ी है। और इसकी मैं डेट्स भी लिख देता हूँ, 1882, 1812, सॉरी 82 नहीं है, 89 है, 1812 to 89, वो मेरा 12 लिखने के बाद टूल प्रेस हो गया था। अच्छा, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद है माय लास्ट डकेस का नाम सुना है आपने? एक पोएम है। हाँ जी, तो ये किस राइटर की है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। और ब्राउनिंग ने किस अंदाज में लिखा है, कौन सा लिटरेरी स्टाइल है जो इसने इसमें अडॉप्ट किया? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल नहीं है, इसका एक नाम है, पूरी एक लिटरेरी टर्म है। ड्रामेटिक मोनोलॉग। जी, ये आपने प्राइवेटली किसी ने मैसेज किया। हाँ जी सानिया, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है इसलिए किया, गलत ना हो जाए। बहरहाल ये फ़कीहा ने भी सही मैसेज किया। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक बड़ी मज़ेदार किस्म की एक चीज़ है, जिसके अंदर होता क्या है कि एक बंदा है वो मोनोलॉग कर रहा है, यानी कि जो नरेटर है वो खुद ही सारी स्टोरी जो है वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि इसके अंदर एक लिसनर भी मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर एक लिसनर मौजूद है, और ड्रामा की तरह वो सारा जो बात वो कर रहे हैं वो ड्रामा की तरह है। और इसीलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहरहाल मास्टर है। और इसका जो स्टाइल है वो टेनिसन की तरह का स्टाइल नहीं है, यानी कि एक दौर के लोग आमतौर पे होता है, ऐसा रहा है पीछे भी हम जो देखते रहे हैं कि वो एक दौर के लोग जरा थोड़ा सा एक जैसा लिख रहे हैं, लेकिन अब ये दौर वैसा दौर नहीं है जो पिछले गुजर गए हुए हैं। अब मटेरियल प्रोग्रेस भी है, और बहुत ज़्यादा राइटिंग्स हैं, कोई फिलोसफर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दास कैपिटल का आपने नाम सुना होगा, तो जो कार्ल मार्क्स की बुक थी वो भी इसी दौर में लिखी जा रही है। फ्रेडरिक एंजल्स की बुक जो है वो भी इसी दौर में लिखी जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट और ये सारे जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इस दौरान जो लोग लिख रहे हैं तो उनका स्टाइल बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स में लिख रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो अभी जैसे आपने फैंटेसी वाला लिटरेचर देखा है, और अब हम मैथ्यू आर्नल्ड को देखेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि सारे लोग बहुत ही रियलिस्टिक हो गए थे उस दौर में। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो एक तो इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग्स या ड्रामेटिक रोमांसेस जो है उसके अंदर ये बड़ा मशहूर हुआ, और इसके बुक्स के नाम भी ऐसे ही हैं, ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, और मैन एंड वुमेन, इस तरह के इसके नाम हैं। और इसके शुरू में इसको जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, और उसकी वजह ये थी कि इसकी ऑब्सक्योरिटी की वजह से, ये ऑब्सक्योर राइटर है, लैंग्वेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता। और इसके बारे में एक राइटर ने ये भी लिखा था कि ही रोट टू मच एंड रिवाइज टू लिटल। ठीक है, यानी कि उस रिवीजन्स उसने बहुत कम की हैं, और जो उसकी राइटअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। स्पीड जिसकी ज़्यादा तेज़ होगी, ज़ाहिरी बात है वो लिखता जा रहा है, प्रोड्यूस करता जा रहा है, और उसको रिवाइज नहीं कर रहा, यानी कि रिवीजन्स कर करके उसको ठीक नहीं कर रहा।
तो ये कोई भी राइटर ऐसा नहीं होता कि जो बिल्कुल पहली दफ़ा ही कलम चलाए और बिल्कुल सीधा लिखा हो। ये बहुत ही कम पोएट्स जो हैं बरसगीर के अंदर तो पोएट्स हमने देखे हैं और ओरिएंट में आपको ऐसे पोएट्स मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा इस तरह के राइटर्स नहीं होते और कोई ना कोई रिवीजन्स करनी ही पड़ती हैं। बहरहाल उसकी वजह से इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन अब ये एक मशहूर राइटर है और इसकी कुछ वर्क्स जो हैं बहुत ही, जिस तरह माय लास्ट डकेस है, बहुत ही मशहूर वर्क है और इसकी जो पोएम्स हैं उनके वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई हैं और जो बेस्ट नोन है वो तो एक ड्रामेटिक लिरिक्स हैं। मैं ये लिख ही देता हूँ, ड्रामेटिक लिरिक्स, और फिर है ड्रामेटिक रोमांसेस और ड्रामेटिस पर्सोना। ड्रामेटिस पर्सोना और एक मैन एंड वुमेन। और इसकी जो ब्राउनिंग की जो पोएम्स हैं जो पढ़ने वाली हैं उनमें बहुत सी शॉर्ट पोएम्स इसकी जो हैं, अगर आप वही पढ़ लेते हैं तो एक आइडिया आपका डेवलप हो जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो किस किस्म का पोएट है। रोड नॉट टेकन इसी की है या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है? वो फ्रॉस्ट की है मेरा ख्याल है। आप में ज़रा कोई चेक कर सकते हैं? हाँ जी, फ्रॉस्ट, ठीक है, फ्रॉस्ट की है, ठीक है। तो बहरहाल ब्राउनिंग की एक और पोएम भी है इस तरह की, जेन में नहीं आ रहा मुझे उसका Orpheus Lover. मैंडिंग। हाँ जी, Orpheus Lover. हाँ जी, वो भी वो है, लेकिन वो इतनी वेल नोन जो इसकी पोएम है, मैंडिंग वॉल्स। मैंडिंग वॉल्स इसकी पोएम है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। तो ये एक पढ़ने वाली जो है ना वो नज़म है। उसके अलावा प्रॉस्पिस या प्रॉस्पिके भी इसको कहा जाता है, प्रॉस्पिस या प्रॉस्पिके, ये मुझे लिखना नहीं दे रहा क्योंकि उसकी स्पेलिंग कुछ और है। प्रॉस्पिस या प्रॉस्पिके से दोनों मैंने इसके सुने हुए हैं प्रोनाउंसिएशंस, और ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है लुकिंग फॉरवर्ड। तो और फिर एक आ जाती है एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वो इसी की वाइफ है। और ये कोई बड़ी बहुत बड़ी राइटर जो है वो तो नहीं हुई, यानी कि मशहूर तो नहीं हुई, लेकिन ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई और नहीं जो मियाँ बीवी दोनों राइटर्स हैं। एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग मिसेस ब्राउनिंग के नाम से भी मशहूर है और एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के नाम से मशहूर है, ठीक है। और इसकी पोएम्स कोई ऐसी मैंने कभी इसकी कोई पोएम जो है वो नहीं पढ़ी, शायद कोई एक आधी पढ़ी हो लेकिन मेरे ज़हन में नहीं है। और फिर यहाँ पे एक और जो मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, प्री रैफेलाइट्स मूवमेंट थी, और उसके अंदर जिसका नाम बहुत ही मशहूर है वो है दांते गैब्रियल रोसेटी। आपने शायद ये नाम सुना हो। और ठीक है, इसके जो वालिद जो था इसका वो एक ये इटालियन यानी के लोग थे, और वालिद इसका जो था वो एक एग्जाइल्ड इटालियन पेंटर भी था, स्कॉलर भी था, और ये जो है उसके बाद एक पोएट जो है ना वो बना। और ये प्री रैफेलाइट्स जो थे, अब क्लास का हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्री रैफेलाइट्स मूवमेंट जो थी उसके बारे में बताऊंगा, और फिर हम इस दौर के प्रोज राइटर्स जो हैं वो करके इंशाल्लाह आज ये हमारी एज विक्टोरियन एज कंप्लीट हो जाएगी। ब्रेक के बाद आते हैं। अल्लाह हाफिज़।